स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, ग्रुप डी हो गया और एमटीएस एसएससी जीडी, कोई भी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण पी ए बी बराबर आपका 35 डिग्री है तो कोण ए आर एस ज्ञात कीजिए। देखिए कोण आपका पी ए बी, तो पी ए बी दोस्तों आपका ए कोण दिए हुए है आपका कितना 35 डिग्री दिए हुए है, तो हमको निकालना क्या है कोण ए आर एस, यानी दोस्तों ए कोण निकालने के लिए बोल रहा है। अब दोस्तों कोण ए आर एस निकालने के लिए देखिए कुछ दोस्तों थ्योरम का भी इसमें बहुत योगदान है। ठीक है, 9th और 10th में जिनका भी थ्योरम अच्छा होगा वही दोस्तों इस क्वेश्चन को आप आसानी से और तेजी में बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला दोस्तों थ्योरम देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहुंचने में हमको यानी कोण ए आर एस का वैल्यू निकालने में देखिए कितने थ्योरम इसमें लगेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है, और इसमें देख लीजिए आपका ए बी जो रेखा है, ए रेखा दोस्तों है जो आपका क्या है आपका डायमीटर है, व्यास है। ठीक है, तो इससे दोस्तों जो परिधि पर कोण बनेगा तो आपका कितना डिग्री बनेगा आपका 90 डिग्री बनेगा, यानी ये कोण कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है आपका समकोण होता है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब दोस्तों जब कोण आपका ए पी बी 90 डिग्री हो गया तो कोण बी कितना होगा दोस्तों, यानी कोण ए बी पी कितना होगा, इस कोण का बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज का तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो बस दोस्तों 180 में से घटा लीजिए आपका कोण पी ए बी यानी 35 डिग्री और प्लस आपका 90 डिग्री घट जाएगा, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा आपका कोण पी बी ए का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपका ए 180 हो गया और माइनस आपका कितना हो जाएगा ये आपका 125 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको घटाएंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 55 डिग्री। अब देखिए अब दोस्तों एक और थ्योरम जानते होंगे कि एक ही चाप द्वारा, ठीक है दोस्तों, एक ही चाप द्वारा परिधि पर जितने भी कोण बनते हैं ना उसमें समान का रिलेशन होता है। ठीक है, इक्वल कोण बनाते हैं। तो देखिए एपी चाप द्वारा यानी आर्क द्वारा देखिए परिधि पर जो कोण बन रहा है, कौन कौन कोण बन रहा है दोस्तों, एक तो आपको दिख रहा होगा एक कोण आपका बन रहा है। ठीक है, एक कोण बन रहा है और एक आपका दूसरा जो है एक कोण बन रहा है, तो इस दोनों में क्या रिलेशन होगा समान का रिलेशन होगा। और दोस्तों यही दोनों नहीं, जितने भी दोस्तों इस चाप से इस परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे वो सभी में क्या होगा आपका समान इक्वल का आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, इक्वल ही रहेगा, यानी ये दोस्तों आपका 55 डिग्री आया। देखिए ए 55 आ गया है ना, यहाँ निकाले तो ए भी आपका कितना कोण हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, और ये भी दोस्तों कोण कितना हो जाएगा ए वाला ए आर पी, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा ये भी आपका 55 डिग्री हो जाएगा। अब दोस्तों जब ए आर पी जब देखिए कोण ए आर पी कितना आ गया आपका 55 डिग्री आ गया। तो दोस्तों जब कोण ए आर पी हमको मालूम ही हो ही गया तो कोण ए आर एस कितना आसानी से अब निकल जाएगा ए आर एस, तो क्या हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक ही लाइन के एक ही ओर के कोण कितना होता है 180 होता है दोस्तों 180 डिग्री, तो बस 180 में से आप क्या घटा दीजिएगा, देखिए ये तो कोण पूरा पता है ना कि 180 डिग्री होगा एक लाइन के, तो बस इसमें से 55 डिग्री इसको घटा दीजिए तो आपका ए आर एस निकल जाएगा। तो देख लीजिए कोण ए आर एस बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों आपका कि कोण देख लीजिए ए पूरा में से घट जाएगा दोस्तों आपका 55 डिग्री, तो आपका 180 डिग्री एक ही ओर का 180 डिग्री हो गया, और कोण इसमें से कितना घट जाएगा आपका कोण ए आर पी जो है आपका घट जाएगा ए आर पी, तो आपका 180 और माइनस ए आर पी का कितना वैल्यू आया है 55 डिग्री आया है। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 125 डिग्री आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वो रहा है आपका कि दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप, ये दोस्तों आपका समरूप का चिन्ह है ऐसे। ठीक है, त्रिभुज आपका डीईएफ, यदि बीसी का लंबाई आपका 12.5 सेंटीमीटर है और आपका ईएफ जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी दोस्तों दोनों त्रिभुज के एरिया का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए आपका दोस्तों एक त्रिभुज आपका हो गया ए बी सी, ठीक है दोस्तों, और एक और त्रिभुज हो गया आपका डी ई एफ। ठीक है, और दोनों त्रिभुज दोस्तों क्या बोल रहा है कि आपका दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। ठीक है, ये दोस्तों आपका समरूप होता है। ठीक है, और समरूप का दोस्तों
शर्त होता है कुछ कुछ, ठीक है, वो हम आगे एक वीडियो स्पेशल बना देंगे समरूपता के लिए, ठीक है। तो देखिए फिलहाल दोस्तों इस कंडीशन में आपका दो थ्योरम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम होता है। क्या होता है दोस्तों, देखिए होता है दोस्तों क्या कि दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब संगत साइड किसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे देखिए अगर इसमें ए बी लिए तो इसका संगत ए बी का संगत क्या हो जाएगा, आपका डीई हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बीसी लेते हैं संगत तो इसका संगत दोस्तों आपका ईएफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर एसी यहाँ का लंबाई लेंगे तो इसमें हमको डीएफ लेना पड़ेगा, ठीक है, यही संगत का मतलब होता है, ठीक है। जस्ट उसके उसमें क्या है, अगला त्रिभुज में क्या है, ठीक है, उसी को संगत बोलते हैं। तो देखिए हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देख लीजिए आपका इसका बीसी का लंबाई दिया हुआ है आपका 12.5 सेंटीमीटर और ये आपका ईएफ जो है आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं दे सकता है कि बीसी का लंबाई दे दिया और इसमें आपका डीएफ का लंबाई दे देगा, ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि अगर डीएफ का लंबाई देता है तो संगत तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर डीएफ का देगा इसमें तो इसमें एसी का देता लंबाई, ठीक है। तो ये आप संगत को समझिएगा कि संगत किसको बोलते हैं। तो देख लीजिए बस दोनों साइडों को वर्क कर देना है। तो ऊपर में त्रिभुज एबीसी का लिखे हैं ना, तो इसमें भी त्रिभुज एबीसी का ही ऊपर में लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो फिर से एक बार थ्योरम सुन लीजिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 12.5 के स्क्वायर कर देते हैं और इधर कितना हो जाएगा आपका 10 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको दोस्तों आसानी से काटने के लिए देख लीजिए, इसको 10 लिख दीजिए और फिर एक हो जाएगा इसका 125 बट्टे ये भी आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे क्या हो जाएगा, अभी देखिए आपका 100 अभी और मल्टीपल होगा नीचे में, ठीक है। अब देखिए इसको काट दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 25 से काट दीजिए, तब 25 का कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 25 ऊपर 25 से हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा और 25 का 100 हो जाएगा, नीचे आपका 4 हो जाएगा। ऊपर में भी क्या हो जाएगा, 25 से 5 हो जाएगा और ये काट दीजिए दोनों को, 25 का 100 हो जाएगा। यानी फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25 बट्टे आपका आ जाएगा दोस्तों 16 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और महत्वपूर्ण थ्योरम समझिए, बहुत ही ये दोनों थ्योरम जो है ना अक्सर एग्जाम में इस पे आधारित प्रश्न रहते हैं। देखिए यहाँ पे तो दोस्तों आपका पूछ दिया कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, और दोस्तों किसी में आपका पूछ देगा कि परिमापों का अनुपात क्या होगा। अगर दोस्तों परिमाप का अनुपात पूछ देगा, ठीक है, परिमाप का अनुपात पूछ देगा तो दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का जो अनुपात होता है ना केवल संगत भुजा के अनुपात में हो जाता है, ठीक है। उसमें वर्ग दोस्तों नहीं होगा कभी भी, ठीक है, वर्ग नहीं होगा। केवल कि क्या हो जाता है दोस्तों, इसमें केवल आपका अगर दोस्तों परिमाप का अगर बात करेगा तो आपका 100 आपका कितना हो जाता, ऊपर में 12.5 हो जाता और नीचे आपका कितना हो जाता, 10 हो जाता। यही आपका परिमापों का अनुपात हो जाता है, ठीक है। इसमें वर्ग नहीं होगा, सीधे सीधे आपका ये हो जाता है, मतलब अनुपात केवल हो जाता है। फिर से दोनों थ्योरम दोस्तों सुन लीजिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अगर बात बोलेगा तो संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, और अगर परिमापों का बात बोलेगा दोस्तों तो दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का जो अनुपात होगा वो संगत भुजा के अनुपात में होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस टाइप का भी प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बोल रहा है आपका कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं जो है आपका 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो है आपका 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए दोस्तों इसको आप नहीं समझेंगे तो हम अच्छे से समझाते हैं। देखिए दो आपका सर्कल है, ठीक है दोस्तों, दो आपका सर्कल है और ये इसका मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ आपका स्पर्श रेखा। यानी दोस्तों अगर इंग्लिश में बात बोले तो इसका होता है आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है, ठीक है। यानी दोस्तों अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा स्पर्श रेखा। तो देखिए होता क्या है, ये दोस्तों अगर दो सर्कल है और अगर दोस्तों ये तिरछा इस पे स्पर्श करता है ना तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, यानी अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा।
ठीक है। तो देखिए इसमें इसका लंबाई जो है आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका लंबाई इसका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। यानी दोस्तों अगर इसका केंद्र मान लेते हैं कि आपका A है और इसका केंद्र आपका मान लेते हैं कि B है, तो दोस्तों ये दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है हमसे कि दूरी क्या होगा। देख लीजिए, जबकि रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है दोस्तों, आपका एक बड़ा वाला का रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और छोटा वाला का रेडियस आपका दिए हुए है ये आपका 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के डायरेक्ट दोस्तों एक फार्मूला क्या होता है आपका, देखिए रूट अंडर इसका बराबर हम लिख रहे हैं अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बराबर डी स्क्वायर। अब बताते हैं दोस्तों डी किसको इंडिकेट करते हैं, डी स्क्वायर माइनस यहां पे हो जाता है दोस्तों R1 प्लस छोटा R2, ठीक है, के द होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों दोनों केंद्रों के जो बीच की दूरी है ना, इसको अक्सर हम लोग डी से स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और ये R1 और R2 तो आप समझ ही रहे होंगे, बड़ा दोस्तों इंडिकेट करता है आपका बड़ा सर्कल का रेडियस और छोटा इंडिकेट कर रहा है छोटा मतलब सर्कल का आपका रेडियस। तो देख लीजिए बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है, यानी अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं 6 मान रख देते हैं। और आपका डी तो हमको निकालना ही है, दोनों केंद्रों के बीच का दूरी तो हमको निकालना ही है, तो इसको डी स्क्वायर जो कहते हैं लिख देते हैं। ठीक है। और R1 प्लस R2 का वैल्यू लिख देते हैं, तो यहाँ पे आपका 4.5 हो गया और ये आपका 3.5 हो गया। ठीक है। तो देख लीजिए इसको, इसका वर्ग हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा फाइनली, ये डी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आपका देख लीजिए 4 3 7 1 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 8 8 कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। ठीक है। और देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, ये आपका 6 है यहाँ पे, तो दोनों तरफ क्या करते हैं हम वर्ग कर देते हैं। ठीक है। वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, लिख सकते हैं इसको 36 बराबर आपका डी स्क्वायर माइनस 64 लिख सकते हैं। ठीक है। यानी डी स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना लिख सकते हैं, आपका 64 को इधर लाएंगे आपका, तो ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है। तो d बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 10 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा दोनों केंद्रों के बीच का करेक्ट दूरी हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और इस टाइप के प्रश्न जो है आपका दोस्तों सभी एनटीपीसी सीबीटी 1 का अगर एग्जाम दिए होंगे तो दोस्तों आपका लगभग सभी जो है आपका शिफ्ट में क्वेश्चन इस टाइप के पूछे ही गए थे। ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको ट्रिकली कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम लोग जनरली क्या एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग ट्रिकली ही जनरली समझेंगे कि इसको शॉर्ट से शॉर्ट कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये बोल रहा है आपका कि एक धनराशि, ठीक है दोस्तों, 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप साधारण ब्याज रहेगा तो उसका दूसरा कंडीशन हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, तो दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 टाइम कितने वर्षों में हो जाएगा। तो करना क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपका दुगना बोल रहा है ना कि दुगना हो जाता है और यहाँ पे आपका 4 टाइम हो जाता है। तो 4 टाइम जब हो जाता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4 पहले लिख दीजिएगा लास्ट वाला को, और इसको ऐसा कंडीशन ऐसा सेट करना है इसको दोस्तों 4 को जो इसके घात में हो, 2 के घात में इसको बनाना है। ठीक है, 2 को घात में, तो देखिए तो इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 2 आ गया, यानी दोनों का आधार को देख लेंगे कि सेम है ना, तो दोनों का जब दोस्तों आधार अगर सेम हो जाए तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 8 वर्ष है तो यहाँ पे 8 वर्ष लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 वर्ष लिख दीजिएगा, ये वाला 8 वर्ष। ठीक है, अब दोस्तों एक घात जो भी आएगा ऊपर पावर में वाला बोल रहा है, ठीक है ना कि नीचे वाला, तो उसको 8 में गुना कर दीजिएगा। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस शर्तें दोस्तों याद रखिएगा, घात को बोल रहा है ऊपर पावर में जो रहेगा उससे इसको गुना करना है, तो 8 दूनी 16 क्या हो जाएगा आपका वर्ष हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी आसानी से समझ गए होंगे। और दोस्तों इसको आप लोग अगर एग्जाम में बेसिक से बनाते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, और अगर ये ट्रिक आप लोग ध्यान में रखते हैं तो मात्र दोस्तों आपका 10 सेकंड में ही ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस टाइप के भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में रिपीट करता है। ठीक है, तो देखिए बोल क्या रहा है कि यदि x y से 40% कम है तो y x से कितना % अधिक है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम लोग ट्रिक का ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि बनाएंगे दोस्तों तो कम से कम 1.5 ना 2 मिनट लग ही जाएगा, और ट्रिक से अगर बनाते हैं तो मात्र दोस्तों
10 से आपका 15 सेकंड में ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए करते क्या है, इसको लिखते हैं दोस्तों 40 बटे, ठीक है, 100 में से दोस्तों फिर इसको घटा लीजिएगा। अगर कम यहाँ पे बोलेगा तो 100 में से यहाँ पे एक घट जाएगा, आपका 40 घट जाएगा। अब गुने आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका ये 100 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे अधिक रहता, 40% अधिक है तो क्या हो जाता, आपका फिर क्वेश्चन रहता कि y एक से कितना % कम रहता है। तो बस वही दोस्तों, अधिक रहेगा तो 40, अब बट्टे फिर क्या करते हैं 100 प्लस 40 करते हैं यहाँ पे, अब गुने आपका 100, यहाँ पे कम है इसलिए हम घटा दिए यहाँ पे 100 में से। ठीक है, तो बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 40 बटे कितना हो जाएगा, आपका 60 हो जाएगा, और गुने आपका ये 100 हो जाएगा। इसको काट दीजिए तो 0 से 0 हो जाएगा खत्म, आपका 2 दूनी 4 और 2 तियारी 6 हो जाएगा। यानी फाइनली क्या आ जाएगा, आपका 200 बटे आपका 3 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा 66.2/3% जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि आपका यदि p बराबर आपका 5 माइनस 2√6 है, ठीक है, तो p² प्लस 1/p² का मान क्या होगा। देखिए अगर दोस्तों आप डायरेक्ट सोच रहे होंगे कि p का वैल्यू इसमें रख देते हैं, ठीक है, तो दोस्तों वो आप उलझन में पड़ जाइएगा। ठीक है, वो टाइम आपका लैप्स करेगा और बनेगा भी नहीं। देखिए इसको करते क्या है, जनरली p बराबर आप जो करते हो पहले इसको लिख लीजिए, 5 माइनस 2 आपका 6 हो गया। ठीक है, दोनों तरफ दोस्तों वर्क कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वर्क करेंगे तो हमको p² मिल जाएगा। तो जब वर्क करते हैं दोनों तरफ इसको तो क्या मिल जाएगा, आपका p² बराबर आपका हो जाएगा क्या, a हो जाएगा आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इसको दोस्तों b² करेंगे तो आपका 6 चौका 24 हो जाएगा, और माइनस 2ab, यानी दोस्तों 5 दूनी 10 और 10 दूनी आपका 20 रूट आपका 6 हो जाएगा। फाइनली आपका हो जाएगा a 49 माइनस आपका 20 रूट आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या कीजिए कि इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली, इसमें p² प्लस 1/p², इसी का मान निकालना है ना। तो देखिए p² का हमको वैल्यू आ गया है आपका 49 हो जाएगा, और माइनस आपका 20 रूट आपका 6 हो जाएगा, प्लस आपका 1/49 और माइनस आपका 20 रूट आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ही डायरेक्ट कर देते हैं। ये आपका नीचे में आपका क्या आ गया, 49 माइनस 20 रूट आपका 6 है, तो इसको दोस्तों हर परमेकरण कर लेते हैं। हर परमेकरण क्या होता है, नीचे दोस्तों जो भी रहता है उसको ऊपर और नीचे में गुना कर देते हैं, इसको चिन्ह को चेंज करके। अगर नीचे दोस्तों देख रहे होंगे माइनस है तो ऊपर में प्लस और नीचे भी प्लस करके गुना कर देंगे, इसी को हर परमेकरण बोलते हैं। तो 49 प्लस आपका 20 रूट 6 हो जाएगा, अब बट्टे आपका 49 प्लस आपका 20 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, 49 माइनस आपका 20 रूट 6 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि लॉन्ग है, लेकिन लॉन्ग कुछ भी नहीं है। देखिए ये आपका ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर आपका लिख दीजिए जो कहते हैं 49 प्लस आपका 20 रूट आपका 6 हो जाएगा। और नीचे देखिए यहाँ पे दोस्तों देख रहे होंगे कि a माइनस बी है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि a प्लस बी है। तो दोस्तों अगर देखिए अगर a माइनस बी रहे, सेम ही चीज रहे दोस्तों, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक इसका फॉर्मूला हो गया आपका a² माइनस b² का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो देखिए a² माइनस b² पर दोस्तों इसको जब सेट करेंगे तो 49 में 49 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 2401 आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरह दोस्तों b² के जगह पर आपको इसको करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 400 में 6 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 2400 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे में यानी क्या आ गया दोस्तों, देखिए 2401 में से 2400 घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 से दोस्तों डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर पे। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए डायरेक्ट ही थोड़ा कर देते हैं, थोड़ा और लिख देते हैं। देखिए ये 49 माइनस आपका 20 रूट 6 हो गया, अब प्लस क्या लिख दे दोस्तों, आपका 49 प्लस आपका 20 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका कट जाएगा, देखिए यहाँ से आपका, तो एक क्या बच गया, यहाँ 49 बच गया, और एक यहाँ पे 49 बच गया, यानी 49 कितना हो जाएगा, 98 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि आपका साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा बराबर आपका 0 है, तो निकालना है दोस्तों वैल्यू आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, कि मान क्या होगा। तो देखिए सिंपल ही है दोस्तों ये क्वेश्चन, आपका साइन थीटा माइनस आपका √3 cos थीटा है बराबर आपका 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको फंक्शन को उधर लेके चले जाइए तो आपका क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा √3, ये आपका cos थीटा हो जाएगा। ठीक है,
अब दोस्तों कॉस को इधर लेके चले आइए, ठीक है, आपका बाएं साइड में, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा और बटे ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर आपका √3 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाता है, आपका tan थीटा हो जाता है, ठीक है। और √3 किसका वैल्यू होता है दोस्तों, tan में किसका √3 वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है आपका √3 होता है। तो देख लीजिए दोनों तरफ से tan को हटा दीजिए, तो थीटा कितना मिल गया हमको, थीटा 60 डिग्री मिल गया दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जब थीटा मिल गया तो अब इसमें सिंपली मान रख दीजिए, तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हमको वैल्यू निकालना है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस आपका कॉस स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री और ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इसको स्क्वायर कर दीजिए। और ये माइनस कॉस 60 का मान कितना होता है दोस्तों, आपका 1/2 होता है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो आपका ए हो जाएगा, ये आपका दोस्तों ये तो आपका 3 का 3 हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए आपका स्क्वायर हटेगा तो रूट केवल खत्म हो जाएगा और नीचे आपका A4 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1/A4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी 2 क्या हो जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, यानी फाइनली आपका उत्तर 1/2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो देखकर जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।